हम एक तरफ पुल मांगने के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार में रिकॉर्ड तोड़ पुल गिरा है। उन्हें भी समझ नहीं आया कि स्टेज से अगरा पिछड़ा की बात अगर पढ़ा लिखा लोग भी करेगा तो अनपढ़ लोग तो लाठी चला के कपार फाड़ देगा। कल को प्रशांत भी कहे कि टाइटल वाले अलग हो जाओ, बिना टाइटल वाले अलग हो जाओ। हम लोग को लगता है कि केवल जनता बलि का बकरा बनती है, ऐसा नहीं, नेता ही बलि का बकरा बनते हैं बड़का नेता के सामने। मैं कहता हूं कि जो आनंद सिंह अगर निर्दोष थे तो शुरू से निर्दोष थे। बड़का नेता को जब जरूरी हुआ जेल में सड़ा दिया, जब जरूरी हुआ बाहर निकाल लिया। असल में ईडी सीबीआई केवल केंद्र के लिए काम नहीं करती है। आश्चर्य होगा कि एक ऐसा जिला है जहां आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज तक एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ वर्तमान में जदयू से लवली आनंद सांसद है, चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे थे। जमीनी हकीकत क्या है, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए संजय संघर्ष सिंह जी हमारे साथ है, जो 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं पुल को लेकर, और इनकी संकल्प यह है कि जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से समझेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदन जी। शिवहर को लेकर क्या मुद्दा लगता है चुनाव को लेकर? देखिए, शिवहर को लेकर मुद्दे की बात जहाँ तक कहेंगे तो पूरा शिवहर खुद में एक समस्या है। ऐसा लगता है कि शिवहर अगर आपको आना हो तो ट्रेन तो भूल जाइए, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसका कोई भी कॉर्नर रेलवे लाइन को नहीं छूता है, जिसके लिए लगभग पिछले 20-25 वर्षों से, जब से शिवहर बना ज़िला के रूप में, तब से यह मांग लंबित है। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं हुआ था, पूरा होने का भी प्रयास खूब हुआ। बोर्ड लगा, तख्ती लगा, लालू यादव आए और उन्होंने यहाँ उद्घाटन कर दिया शिवहर रेल का 2007 में। अभी कौन सा चल रहा है, 2024 समाप्त होने को है, मतलब अंतिम दौर में ही है। आप देख सकते हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ। हर बार लोकसभा चुनाव के समय 2-3 शगुफे छोड़े जाते हैं। एक कि शिवहर को रेल मिल रहा है, दूसरा कि अदौड़ी खोड़ी पाकर पुल बन रहा है और मेरी बढ़ती संकल्प की दाढ़ी कट रही है, और तीसरा रीगा का मिल एक दिन चालू हो ही जाएगा। बस इस उम्मीदों पर वोट पड़ता है, इन उम्मीदों पर बेटा विधायक बनता है, माँ सांसद बनती है, बाप पहले विधायक सांसद रह चुका होता है। बस आप समझ लीजिए एक परिवार की राजनीति, सत्ता के सहारे, नीतीश कुमार के टिकट के सहारे, मोदी जी के नाम के सहारे यह शिवहर राजनीतिक रूप से जिंदा है, बाकी विकास के मायने में मर चुका है। शिवहर के तमाम मुद्दों पे आएंगे। पहले आपके जो बढ़ती दाढ़ी का जो संकल्प है, ये नीतीश कुमार के सामने आप गए, आप बताए जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक दाढ़ी नहीं कटेगी। हमने नीतीश कुमार को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आज नहीं 9 बार शपथ लेके मुख्यमंत्री हैं, उनसे एक पुल संभव नहीं हुआ। उसका एक कारण भी है। अगर मैं नालंदा में होता तो सोने का पुल बन जाता, क्योंकि शीशे का पुल तो वहाँ बन ही चुका है। लेकिन हम शिवहर में हैं, जहाँ है नेतृत्व शून्यता, जहाँ विधायक बनने के लिए सहरसा से आना पड़ता है, जहाँ सांसद बनने के लिए सहरसा से आना पड़ता है, वहाँ की नेतृत्व शून्यता ऐसी है कि हम एक ईंट पत्थर और बालू रेत का एक पुल मांग रहे हैं, जिसके लिए मेरी दाढ़ी बढ़ रही है 2 सितंबर 2018 से। लेकिन ये सत्ता है, सरकार है, जिसे पता है कि मुख्यमंत्री नालंदा से बाहर निकलना नहीं चाहता विकास के मायने में, और यहाँ के ही नेताओं में इतना दम नहीं है कि विकास को खींच कर लेकर आए। और केवल पुल यह मैं नहीं मांग रहा हूँ, 12 बार अब तक विधानसभा में विधायक लोग मांगे हों। वहाँ आम जनता की एंट्री तो है नहीं, विधायक ही मांगते हैं। हमारे अभी देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से सांसद हैं, अभी विधान परिषद के सभापति थे। जब वो विधान परिषद के केवल सदस्य मात्र थे तो उन्हीं को सत्ता सरकार ने आश्वासन दिया था दिलीप राय के प्रश्न पर, और जब खुद वो सभापति रहे तब भी नहीं बन पाया, तो लोगों ने विधान परिषद में मांगा। अभी ये सांसद ने भी मांगा, इससे पहले 3 टर्म में लगातार रमा देवी ने मांगा है। ठीक है, देवेश चंद्र ठाकुर खुद अखबार में छपवा चुके हैं कि नितिन गडकरी ने डीपीआर का आदेश दिया है। अगर मैं इन उम्मीदों पे दाढ़ी कटा लेता तो फिर मेरा क्या होता। अब तो मुझे लग रहा है कि पुल बनेगा, उस पुल पर बैठकर दाढ़ी कटाएंगे। लेकिन जब आज की डेट में हम पुल की बात करते हैं तो मन थोड़ा संशय से भर जाता है। हम एक तरफ पुल मांगने के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार में रिकॉर्ड तोड़ पुल गिरा है। अब तो ऐसा लगता है कहीं मैं जीव हत्या का प्रयास तो नहीं कर रहा हूं। पुल मांगू, पुल बनने के क्रम में गिर के टूट जाए, टूट के गिर जाए और कोई उसमें दब के मर जाए, जैसा कि बिहार में होते रहा है। अब तो बड़ा संशय का विषय है। मुझे इस सरकार तक रुक जाना चाहिए पुल के संबंध में, कि अगले सरकार में प्रयास करें, क्योंकि इसमें पुल बनता कम है, गिरता ज़्यादा है, या अभी मांग लेना चाहिए। थोड़ी सी उम्मीद मेरी जो है। सरकार कहती है कि नेपाल से पानी छोड़े जा रहे हैं, बाढ़ का स्तर बढ़ गया इसलिए पुल गिर रही, इसमें सरकार कहाँ दोषी हो? नेपाल अभी आया है, नेपाल अभी बना है, पानी की समस्या अभी हुई है।
मैं कहता हूँ आप बॉम्बे चले जाइए, ताज होटल के सामने समुद्र है, हम तो फिर भी बागमती हैं। हम बागमती को नहीं संभाल पा रहे हैं, हम लाल बकिया को नहीं संभाल पा रहे हैं। वहाँ समुद्र 7 झीलों के बीच बैठा हमारी आर्थिक राजधानी जो है देश की फल फूल रही है। हम समुद्र किनारे वहाँ लोग बैठ के डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। हम छोटे से नदी के 4 किलोमीटर रेत झेलकर तटबंध के बाहर बैठे हैं और तब भी सुरक्षित नहीं है। सत्ता और सरकार चाहे नदियों को जोड़ के व्यवस्था करना हो, पुल बना के व्यवस्था करना हो, राज्य के पैसे से पुल बनना हो या केंद्र के पैसे से पुल बनना हो, बनना तो आवश्यक है। एक तरफ कहते हैं कि नीतीश कुमार पुल पुलियों की सरकार के रूप में जाने गए हैं, अब तो पुल पुलिया गिरने की सरकार के रूप में जाने जा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति ज़्यादा गिर रहा है बिहार में या पुल पुलिया ज़्यादा गिर रहा है। ऐसे में एक उम्मीद जगी है प्रशांत किशोर की, और मुझे लगता है जिस दिन सत्ता जन सुराज की होगी शायद मेरी दाढ़ी भी कटेगी और ये पुल भी बनेगा। उम्मीद है प्रशांत किशोर पे? निश्चित रूप से जब कोई नया प्रयास कर रहा होता है, जब पुराने चावल आप टो चुके होते हैं, जब पुराने लोगों से तमाम उम्मीद समाप्त हो चुका होता है, तो कहीं ना कहीं नए से ही उम्मीद होता है। और निश्चित रूप से एक नया प्रयास है प्रशांत किशोर का। मैं किसी भी दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि शिवहर के बेहतरी के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए जो कोई भी नया प्रयास करेगा उसके पीछे कई निश्चित। लोग ये कहते हैं कि जब 2020 में चुनाव था, विधानसभा आप निर्दलीय थे, लोकसभा में आरजेडी का झंडा उठाए थे, अभी विधानसभा फिर से आ गया तो अब जन स्वराज के झंडे में, तो संजय संगर सिंह किसके साथ खड़े हैं? संजय संगर सिंह हर एक नए प्रयास के साथ खड़े हैं। संजय संगर सिंह हर एक नए उम्मीद के साथ खड़े हैं। रितु जायसवाल का अपना एक छवि था, हम रितु जायसवाल के लिए थे। चूंकि हम शिवहर में सहरसा के विरोधी थे तो हमको कहीं ना कहीं उसके साथ खड़ा होना था जो सहरसा को टक्कर दे सकता था। वो अलग बात है कि जब आप नेता की छवि को लेकर आते हैं जनता के बीच में और आप कहते हैं कि रितु जायसवाल एक बहुत अच्छी छवि है, अब वो स्टेज पर जाके कोई नेता उल्टी कर दे, राजनीति सबके भीतर समाया है, कोई टाइटल की बात कर दे, उस कारण से हार के चले जाए। मैं तो आज भी कहता हूँ रितु जायसवाल हारी नहीं, रितु जायसवाल जीत गई है, टाइटल जायसवाल हार गई थी। जहां यहां रमा देवी 2.5 लाख 3 लाख वोट से जीतती थी, वहां 30-32 हजार 35 हजार वोट से हार जाना मतलब ये अपनी गलतियों का नतीजा है। अगर आप पिछड़ा की राजनीति तो बेस है राजद का, मुझे उससे नहीं जाना है। मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूं, मैं व्यक्ति विशेष का समर्थक हो सकता हूं। मैं रितु जायसवाल का समर्थक था, शायद अब नहीं हूँ, और शायद इसलिए नहीं हूँ कि उन्हें भी समझ नहीं आया कि स्टेज से अगरा पिछड़ा की बात अगर पढ़ा लिखा लोग भी करेगा तो अनपढ़ लोग तो लाठी चला के कपार फाड़ देगा। राजनीति में अगरा पिछड़ा उतना नहीं होना चाहिए जितना कि किया जाता है। हम एक रितु जायसवाल को अच्छी छवि मान के एक ज़बरदस्त समर्थक के रूप में, एक समझ लीजिए सपोर्टर के रूप में, और यहाँ तक हमने लॉन्च किया एक तरीके से। लेकिन जिस दिन उन्होंने लोकसभा के चुनावी मंच से यह कहा कि टाइटल वाले अलग हो जाए और बिना टाइटल वाले आइए हम सब अलग हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से तब हमको लगा कि ये राजनीति वो नहीं है जिसके पीछे मेरे जैसे लोग खड़ा हो सकते हैं। हमने उसी समय कहा कि चुनाव तक मैं हूँ, हमने अपने प्रयास को शिथिल किया, और आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दुखी हूँ कि खुश हूँ। रितु जायसवाल के हारने से दुखी हो जाऊँ या ना हारने से खुश हो जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा कोई भी व्यक्ति, कल को प्रशांत किशोर भी अगर बदल जाएगा, कल को प्रशांत भी कहे कि टाइटल वाले अलग हो जाओ, बिना टाइटल वाले अलग हो जाओ, तो मैं अलग करने वाली विचारधारा के साथ। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी तो पिछड़ों की राजनीति शुरू कर दे, कल पहला अध्यक्ष बनाएंगे पिछड़ों से। किशोर ने ये कहा है कि हर अच्छे लोग का कोई ना कोई समाज होता है, जाति होता है, और हर जाति में कुछ अच्छे लोग हैं। उसका स्लोगन बहुत स्पष्ट है कि सही लोग सही सोच के साथ जब सामूहिक प्रयास करेंगे तो कुछ बेहतर होगा। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि भाई फलाने जाति में अच्छा नहीं, हर जाति में कुछ अच्छे लोग हैं। प्रशांत का प्रयास है कि उन जाति से अच्छे अच्छे लोगों को लाए, क्योंकि किसी भी, अब प्रशांत को भी लोग कहते हैं कि ये पंडित जी हैं, कहते हैं ना भाई, लेकिन भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। अब उसको आप बी कहिए या सी कहिए, मेरा ये कहना है कि हमारे गांव घर में हम आप देख रहे हैं आपके नेता क्यों बेचैन है 2-4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने के लिए। वो तो अपना कमाया हुआ पैसा 600 करोड़ 500 करोड़ का बजट लेके बिहार में टहलने निकला है, झोपड़ियों में आ रहा है। जिसके पास पैसा हो जा रहा है वो बाल बच्चा समेत लंदन शिफ्ट हो जा रहा है। जिसके पास राजनीति में पैसा हुआ वो स्विस बैंक में जमा कर दिया, वो झोपड़ी देखना नहीं चाहता। ये तो पैसा अपना जो कमाया है उसको खर्चा करके पीछे गाड़ियों का काफिला लेके खुद पैदल घूम रहा है, और पैदल कहाँ जा रहा है, झोपड़ी देखने जा रहा है कि झोपड़ी की हालत क्या है। पैदल सड़कों को देखने जा रहा है कि गड्ढे कितने हैं, कितने किलोमीटर में कितने गड्ढे हैं, देखने जा रहा है कि बच्चों के तन पे कपड़ा है कि नहीं है, देखने जा रहा है बच्चे मतलब शोषण के शिकार, कुपोषण के शिकार हैं या उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल रहा है, देखने जा रहा है कि 5 किलो अनाज मुफ्त में ले लेने से कितना जीवन बदला है बिहार में लोगों का या देश में लोगों का। यही तो लोग कहते हैं कि इतने पैसे इनके आ कहाँ से रहे जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं राजनीति में। एक बात बताइए, आपका प्रोडक्ट, किसान ही एक है जिसका कोई प्राइस निर्धारण का अधिकार उसको नहीं है, अन्यथा एक पैरासीटामोल का गोली एक कंपनी 2 रुपये की दे रही है, दूसरा 200 रुपये का दे रहा है। सवाल है अपने प्रोडक्ट की कीमत कौन डिसाइड करेगा, जो बनाता है।
प्रशांत किशोर ने अपने ज्ञान की कीमत डिसाइड की। उसने ये साबित किया कि राजनीति में सही तरीके से अगर बातों को रखा जाए जनता तक, तो जनता का पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। उसने ये काम बंगाल में किया, उसने ये काम पंजाब में किया, उसने ये काम मोदी जी के लिए पूरे देश में किया, उसने ये काम 2015 में नीतीश कुमार के लिए बिहार में किया। तो ये लोग पैसा क्यों देते थे? पैसा इसलिए देते, आखिर वो जो कर रहा है अकेले कर रहा है नहीं। आईपैक इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, वो जो बच्चे काम कर रहे हैं कहाँ से? विदेश से आए हैं। लेकिन प्रशांत जी तो हर नहीं, उनको जो रोजगार जो मिला है, आईपैक में जो बच्चे काम कर रहे हैं, आज जो हमारे बीच से टहल रहे हैं, मैं कहता हूं दूसरे दल शोषण करते हैं। ये अगर कह रहा है कि भाई आप जन सुराज के सारथी बनो, आपको 2500 रुपया मिलेगा महीना, तो दूसरे तो फोकट में शोषण करा रहे हैं। बल्कि नेताजी आते हैं चाय नाश्ता में और खर्चा हो जाता है घर का। लेकिन प्रशांत जी तो हर मन से कहते हैं आईपैक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आईपैक एक समय था जब हम काम करते थे आईपैक। नहीं, आईपैक से लेना देना नहीं है कि मतलब कि अपना समय वो आप आईपैक में नहीं दे पाएंगे। वो बिहार को अपना समय दे दिए, अपना जीवन अब बिहार को दिए हैं। लेकिन आईपैक तो उन्हीं के निर्देशन में चली है ना भाई। जिस तरीके से आज ये भी कर रहे हैं कि भाई इस पार्टी का मैं कुछ भी पद पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सृजन करता तो प्रशांत किशोर ही माना जाएगा ना। आरजेडी के कई नेता हमें मिलते हैं ग्राउंड पे, वो तो कहते हैं कि भाजपा की दलाल की तरह काम कर रही है, फंड कर रहे हैं मोदी जी। इतना ही अगर मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो ईडी सीबीआई का छापा क्यों नहीं परवा रहे? मोदी जी तो हर किसी के घर में भेज दे रहे हैं। अरे तो वो यात्रा में गुल्लक का साइज देखें कितना बड़ा है, आगे गुल्लक जो लगा हुआ रहता है यात्रा में। सवाल यह है कि पैसा 2 नंबर का, तब तो अगर ज़मीन के बदले नौकरी देने वाला पैसा हो, रेलवे का घोटाला वाला पैसा हो, तब तो कोई बात होगी ना। ईडी सीबीआई तो देखिए, अब आप कहेंगे नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ गए थे, उस नाते तो फिर मोदी जी ईडी को भेज देते नीतीश कुमार के घरे। लेकिन इस आपके चैनल पे जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि इस देश ने 2 मुख्यमंत्री झेला, 2 शासन झेला पिछले 30-35 वर्षों में। एक लालू यादव जो आर्थिक भ्रष्टाचारी थे, पैसा के लिए किडनैप करा सकते थे, पैसा के लिए कुछ भी कर सकते थे। दूसरा नीतीश कुमार जो राजनीतिक भ्रष्टाचारी है, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ जा सकता है, किसी के साथ आ सकता है। और अपराध का गठबंधन तो सबके साथ रहा है। लालू यादव जब मौका मिला तो पप्पू यादव के लिए को पाले, जब मौका मिला तो आप समझ सकते हैं, मतलब आपने जो हिना साहब के जो हस्बैंड है शहाबुद्दीन, उनको आज इनको मौका मिला है तो आनंद मोहन बाहर। जब आदमी अपराधी नहीं था, इतने दिन जेल में था क्यों? ये जो जेल मैनुअल चेंज हो सकता था कानून, ये तो पहले भी हो सकता था ना। अभी अनंत सिंह चुनाव जिता के गया तो अनंत सिंह बाहर। भैया अनंत सिंह हो या आनंद मोहन, ठीक है, सत्ता का अपराध से इतना गंभीर गठजोड़ हो सकता है, ये बिहार में दिखा है। मैं कहता हूं कि आनंद मोहन और अनंत सिंह दोनों बेकसूर थे, तो फिर सत्ता ने ही तो निचोड़ा ना उनको जेल। कुमार तो कहते हैं, नीतीश कुमार हर मन से कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते। नहीं, वो फंसाते भी खूब है, बचाते भी खूब है, और उनकी टाइमिंग बड़ी अच्छी होती है। अभी इस बार जो सत्ता का हेरफेर हुआ तो चेतन आनंद इधर बैठ गया तो लवली आनंद को टिकट मिल गया, और आनंद सिंह की पत्नी इधर बैठ गई नीलम सिंह, तो आनंद सिंह बाहर आ गए। मैं कहता हूं कि जो आनंद सिंह अगर निर्दोष थे तो शुरू से निर्दोष थे। ये क्या है, हम लोग को लगता है कि केवल जनता बलि का बकरा बनती है, ऐसा नहीं, नेता ही बलि का बकरा बनते हैं बड़का नेता के सामने। अब अनंत सिंह आनंद मोहन दोनों बलि का बकरा बने बड़का नेता के सामने। बड़का नेता को जब जरूरी हुआ जेल में सड़ा दिया, जब जरूरी हुआ बाहर निकाल लिया, फिर जब जरूरी होगा फिर कोनो केस में लपेट के अंदर भेज देगा। तो असल में ईडी सीबीआई केवल केंद्र के लिए काम नहीं करती है, बिहार पुलिस भी ऐसे ही काम करती है। जब ये लोग साथ में थे तब अनंत सिंह फंसा था। अच्छा, आनंद मोहन का जिक्र कर रहे हैं आप। आनंद मोहन तो कहते हैं अगरों का बहुत बड़ा नेता है बिहार में, उनको फंसा दिया गया था। तो मैं कहता हूं कि फंसा दिया गया था, ठीक है, तो किसने फंसाया था? बेल लालू की, जेल लालू की, है ना। तो आप कहते हैं लालू यादव ने फंसाया, फिर टिकट उसी ने दिया, उसी टिकट से लवली आनंद वैशाली लड़ी, उसी टिकट से चेतन आनंद शिवहर लड़ा, उसी टिकट से रिकॉर्ड वोट से जीता, फिर उसी दल को छोड़ा और फिर अगली टिकट के लिए दूसरे दल में चला गया। मेरे कहना फंसाता कौन है? कोई किसी को फंसाता नहीं है, कोई किसी को बचाता नहीं है। ये लोग लालच में फंसते हैं और फिर लालच देख के निकलते हैं। लालच में फंसते जब किसी नेता को लगता है कि अरे इससे राजनीतिक नुकसान हो रहा है। आनंद मोहन पूरे बिहार में लालू यादव को चैलेंज करने निकले थे, इसलिए उनको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उलझा के अंदर भेज दिया गया। अब लगा कि 12-11 साल 15 साल 20 साल जेल में रहने के बाद आदमी का कमर टूट गया होगा, अब आके सत्ता का जी हजूरी करेगा, अब पहले वाला रोब बाहुबल नहीं दिखाएगा, तो निकाल दिया। फिर 2-4 साल में देखिएगा जब लगेगा आनंद मोहन भारी पड़ रही तो फिर बाहर आके जो है बाहुबल दिखा रहा है, तो फिर देखिए कोनो बहाने समेट के अंदर भेजेंगे। और ये केवल आनंद मोहन के साथ नहीं होगा, ये अनंत सिंह के साथ भी होगा, ये पप्पू यादव के साथ भी प्रयास होता है, भाई होगा।
या तो लोग मार दिए जाते हैं, पप्पू देव ये सब लोग मार दिए गए, साई जी, हेमंत साई, फलाना साई, पूरा नाम ले, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, आप जिसका भी नाम लीजिए। देखिए, सत्ता अपराध को तभी तक संरक्षण देती है जब तक कि वो दुधारू गाय रहे सत्ता के लिए। सत्ता को जिस समय ये बात समझ में आ जाती है कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है, तो सत्ता पहले पुलिस को आगे करती है, फिर कोई लिपि सिंह आती है, फिर कहीं से AK-47 निकलता है, फिर किसी अनंत सिंह को अंदर भेजा जाता है, फिर किसी ललन सिंह को जिताने के लिए अनंत सिंह को बाहर लाया जाता है। अगर वो प्रयोग सही हो जाता है, सफल हो जाता है, ललन सिंह जीत जाते हैं, फिर वहाँ पे ग्रेनेड में पेपर अखबार बदल दिया जाता है और 15 के डेट में 24 का अखबार निकाल कर और उस माध्यम से रिहा कर दिया जाता है। ये सब होते रहेगा। ये अभी शिवहर में राजनीति कर रहे हैं, आनंद मोहन का क्षेत्र है, वहाँ उनकी वाइफ सांसद है, बेटा विधायक है, तो आपको डर नहीं लगता इनसे? अच्छा, डरने के लिए भी एक ही जीवन है, बिना डरे जी लेने के लिए भी एक ही जीवन है, कुछ बेहतर कर लेने के लिए भी एक ही जीवन है। कितना आसान था, मेरी उम्र कोई ज़्यादा थोड़े है। मैं तो जब दाढ़ी संकल्प की नहीं थी तो हर दूसरे दिन शेविंग करता था। किसको सपाट अच्छा नहीं लगता? आपकी तरह मैं भी सपाट रहना चाहता हूँ, लेकिन जब इस खुजलाहट से भी मैं उतना ही परेशान हूँ। मेरे लोग नदी के उस पार नहीं जा पाते हैं, अपने ही खेत अपने रिश्तेदारी में, तब भी मैं परेशान होता हूँ। मेरे लोग नाव से डूब के मर जाते हैं, तब भी मैं परेशान होता हूँ। तो परेशानी तो साथ में लगा है। डर तो इस बात का भी है कि किसी दिन नाव पर चढ़ के जाते रहेंगे और बागमती में डूब जाएंगे। डर है, उस डर से निकलने के लिए पुल मांग रहे हैं।